वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। एक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके अलावा इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, तो अगर इसकी फुल मैकेनिज्म हमें मालूम होती है तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो अगर चैप्टर समझ में आए, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये जब रिलीज़ होता है ये बाइंड करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बोन्स में, किडनीज़ में एंड इंटेस्टाइन में। इससे प्रीवियस चैप्टर में जहाँ हमने आपको एक्शंस के बारे में बताया था, एक शॉर्ट हमने एक वीडियो बनाया था, तो इसका जो एक्शन देखने को मिलता है किस पे देखने को मिलता है? बोन्स पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे। तो डेफिनेटली पैराथायरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ प्रेजेंट होने वाले टारगेट टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज को, जो लिबरेट करेगा साइक्लिक AMP, और इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से विच प्रोमोट्स फॉस्फोराइलेशन of protein by kinases and finally increase parathyroid hormone actions on target tissues। एक्शंस के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, आयोनाइज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, और डिक्रीज प्लाज्मा फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन। अब जब इसके एक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको इसको किस तरीके से मेंशन करना है? एक्शंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्शंस ऑन बोन्स। तो बोन्स पे क्या एक्शन करेगा? हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि बोन रिजॉर्प्शन बढ़ा देता है, यानी इट स्टिमुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स दैट कॉज डीकैल्सिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। तो बोन से जो कैल्शियम है, अदर मिनरल्स हैं, स्पेशली फॉस्फेट जो है वो बोन से रिलीज़ होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। ये जो डीमिनरलाइजेशन है, जो प्रोसेस है बोन्स की डीमिनरलाइजेशन की, ये दो फेजेस में होती है। पहली होती है रैपिड फेज़ और दूसरी होती है स्लो फेज़। रैपिड फेज़ को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोलाइसिस। ठीक है, तो ये ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो कैल्शियम है ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोन कैनालिकुलर फ्लूइड इनटू ऑस्टियोसाइट्स। कैल्शियम आयंस का जो ट्रांसफ़र है वो बोन कैनालिकुलर फ्लूइड से कहाँ होने लग जाता है? ऑस्टियोसाइट्स में, और उसके बाद ये कहाँ आ जाता है? ECF में। फॉस्फेट इज़ नॉट मोबिलाइज्ड अलोंग कैल्शियम आयन। ये एक अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चूँकि रिजॉर्प्शन बोन्स का कराता है, डीमिनरलाइजेशन होता है, फॉस्फेट रिजॉर्प्शन भी हो जाता है कुछ मात्रा में, लेकिन ये कैल्शियम के अलोंग यानी कैल्शियम के साथ नहीं होता। दूसरा चीज़ आती है स्लो फेज, व्हेन सेवरल डेज ऑफ एक्सपोजर टू पैराथायरॉयड हार्मोन। जब काफ़ी समय तक पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज कंसंट्रेशन में ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन। किसको बना देता है? ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या होती है? बोन्स को तोड़ने की। जो क्या कॉज करता है? दैट कॉज बोन रिजॉर्प्शन। और बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस आर रिलीज फ्रॉम बोन एंड एंटर इनटू द CSF। तो रैपिड फेज़ में जो है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में नहीं बाहर आता, लेकिन स्लो फेज़ में जब लॉन्ग टर्म पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्सपोजर रहता है तो ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट के फॉर्मेशन की वजह से कैल्शियम साथ साथ में फॉस्फेट दोनों बोन से रिलीज़ होते हैं और ECF में यानी ब्लड में एंटर होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एक्शन जो देखने को मिलता है वो मिलता है किडनीज़ पे। किडनी पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड DCT। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि किडनी में कौन से नेफ्रॉन के पार्ट पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एंड द आंसर इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड DCT, एंड इट प्रिवेंट हाइपोकैल्सीमिया। तो जो बॉडी में ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी हो गई थी, उससे रोकने के लिए बचाव के तौर पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन किडनी से बढ़ा देता है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? ये इनहिबिट कर देता है फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन को। कहाँ पे? PCT में। ये एक अलग इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बना
तो फॉस्फेट का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी में, लेकिन ये पैराथायरॉयड हार्मोन इसको इनहिबिट कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, फॉस्फेट्यूरिया, यानी फॉस्फेट जो है वो यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में इसकी कमी हो जाती है जिसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी ये दोनों कंडीशन करा देता है। तीसरा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है किडनी पे कि साथ साथ में मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन भी रीनल ट्यूब्यूल से कुछ मात्रा में इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकेंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, दैट इज़ ये इंक्रीज़ कर देता है सिंथेसिस ऑफ 125 DHCC, यानी विटामिन D3 की जो एक्टिव फॉर्म है 125 DHCC, इसके सिंथेसिस को प्रोवोट कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। इसका जो तीसरा एक्शन देखने को मिलता है वो मिलता है इंटेस्टाइन पे। ये क्या करता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ 125 DHCC इन किडनी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली एनहेंस कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। 125 DHCC हमने पहले पढ़ाया हुआ था, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, साथ में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो कैसे बढ़ा देता है, GIT पे एनहेंस करता है इनडायरेक्ट इफेक्ट में, और कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तब कब, जब ये 125 DHCC को सिंथेसिस को बढ़ा देता है, उस कंडीशन में। तो ये है इसकी 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाएँ और अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।